हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 30, उससे रिलेटेड डॉक्ट्राइन और सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं। आर्टिकल 13 का जितना क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और रिलेटेड डॉक्ट्राइन जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट केसेज लाइक शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशवानंदा भारती केस। और एक अमेंडमेंट भी आया था आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24, जिसके थ्रू आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड हुआ था। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपके आने वाले कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो या स्टेट पीएससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, उससे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जैसे कोई अगर डॉक्ट्राइन दे दिया, पूछ लिया किससे रिलेटेड है, या फिर कोई डॉक्ट्राइन दे दिया, फिर बोला किस आर्टिकल के लिए अप्लाई हो सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट केस दे दिया तो बोला उसमें क्या जजमेंट आया। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के आर्टिकल्स या कोई छोटे छोटे कोई टॉपिक पे भी आपको भी डिटेल और सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताया जा सके, आप समझ सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 13 के फर्स्ट क्लॉज की तरफ। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज कहता है that all laws made before the Constitution of India came into effect will be void if they violate the provision of fundamental right। कोई सा भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया हुआ था, अगर वो अभी भी है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो उसको वाइड माना जाएगा, उसको नल एंड वाइड माना, उसको नलीफाई कर दिया जाएगा। तो वही है आर्टिकल 13। फिर से मैं रिपीट करूँ, ऑल लॉज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट विल बी वाइड इफ दे वायलेट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसी से रिलेटेड डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। क्या नाम है? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी नलीफाइड इंटायरली बट विल बी बिकम डोरमेंट। कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से बनने से पहले का लॉ हो, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि वो डोरमेंट रहेगा। डोरमेंट मतलब उसको लागू नहीं किया जाएगा। हाँ, दिस लॉ रिमेन्स डोरमेंट एज लॉन्ग एज द इन्फ्रिंज ऑन द पढ़ना। यह लॉ तब तक लागू, यह लॉ या यह कानून तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक यह फंडामेंटल राइट को वायलेट करते रहेगा। और तीसरा है इसी का पॉइंट, तीसरा पॉइंट है द डॉक्ट्राइन अप्लाइज ओनली टू आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स किसके लिए अप्लाई होता है? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के लिए अप्लाई होता है। और द लॉज कैन बी एक्टिव अगेन इफ द स्टेट अमेंड द लॉज टू रिमूव इट्स इन्फ्रिंजिंग एस्पेक्ट। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाला लॉ है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, जिसके बारे में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बोलता है कि रिमेन डोरमेंट मतलब लागू नहीं होगा, उसको लेकिन नलीफाइड या वॉइड नहीं घोषित किया जाएगा अगर उसमें गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके उस जो वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है उसको हटा देती है, तो फिर से उसको लागू किया जा सकता है। तो मैं फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को रिपीट करता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के लिए लागू होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में वो बोला जाए कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉ है वो डोरमेंट स्टेट में रहेगा, मतलब वो लागू नहीं होगा, सुसुप्त स्टेट में उसका रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्टेट तब तक जब तक कि गवर्नमेंट जो है या फिर अपना बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अमेंड करके उसके इन्फ्रिंजिंग पार्ट को ना हटा दे। जो ऐसा पार्ट जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर उसको हटाने दे, तब तक वह लागू नहीं होगा। और एक बार हटा दिया अमेंड करके जो पार्ट वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उसके बाद उसको लागू किया जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है लॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वाइड इफ दे इन्फ्रिंजिंग अपॉन द फंडामेंटल राइट आउटलाइन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है इंडियन एंड इट्स टेरिटरी से, मतलब इंडिया में कैसे कोई टेरिटरी ऐड किया जा सकता है, कैसे टेरिटरी किसी को दिया जा सकता है, किसी स्टेट का नाम कैसे चेंज किया जा सकता है, किसी स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे मर्ज किया जाता है, कैसे यूनियन टेरिटरी बनता है, इस सब के रिलेटेड है। पार्ट 2 हमारा रिलेटेड है सिटीजनशिप से,
और पार्ट 3 रिलेटेड है हमारा फंडामेंटल राइट से। तो वही बोल रहा है कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना है अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा। ये आर्टिकल 3 सब क्लॉज 2 है। चलिए इससे रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी करता है ऐसा दैट एनी पार्ट ऑफ लॉ कन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड वाइड, नॉट द इंटायर स्टैट्यूट। This doctrine applies to both Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2 of the Indian Constitution। ये ऐसा कहता है लॉ का ऐसा पार्ट जो केवल लॉ, कोई भी लॉ है और उसका पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट जो है जो आपको फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट करता है, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है, तो उसके केवल उसी पार्ट को नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा, पूरे लॉ को घोषित नहीं किया जाएगा। यह जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, ये दोनों आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दोनों के लिए अप्लाई होता है। चलिए हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज 3 देते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के दो पार्ट है, ए और बी, जिसमें लॉ को डिफाइन किया गया है। तो लॉ इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनसे कोई भी लॉ हो सकता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज। और कौन कौन सा होता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और। इसके अंतर्गत एक्सेप्शन है, कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार द्वारा या फिर एजुकेटिव बॉडी द्वारा कि ये इंस्ट्रक्शन इसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसको लॉ के अंदर नहीं कंसिडर किया जाएगा। और साथ साथ कोई ऐसा पर्सनल लॉ है जो चला आ रहा है, कोई पर्सनल लॉ, तो उसको भी लॉ के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब तो उसका ये आपको डिफिनीशन, और उसका सेकंड में है डिफिनीशन ऑफ लॉ इन्फोर्सेस। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज बी में है, सब क्लॉज बी में है लॉ इन्फोर्सेस। लॉ इन्फोर्सेस क्या है? वो लॉ जो पास किया है या मेड किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। सॉरी, लॉ इन्फोर्स इंक्लूड लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution. It also includes law not previously repealed even if such a law or any part is not in operation at a time either at all or in a specific जगह। मतलब सिंपली बोलें तो कोई ऐसा लॉ है या लॉ इन्फोर्स जो अभी चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बनाया गया है, और कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, या तो लेजिस्लेचर हो गया या फिर एजुकेटिव हो गया, या लेजिस्लेचर द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई अथॉरिटी द्वारा बनाया गया था, तो उसको लॉ इन्फोर्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ से आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में क्या क्या देखा? तो एक तो डिफिनीशन ऑफ लॉ देखा, लॉ क्या क्या होता है, और एक देखा लॉ इन्फोर्स क्या क्या होता है। चलिए हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा ऐड किया गया था। हमको ध्यान रखना है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को कब ऐड किया गया था? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा ऐड किया गया था। एक्चुअली ये जो अपना गोलकनाथ का जजमेंट था उसके अगेंस्ट ये बनाया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। कोई भी अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368, हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 368 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है, ये एक मेजोरिटी के थ्रू होता है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया थ्रू आर्टिकल 368, तो उसको आर्टिकल 13 के बजाय आर्टिकल 13 में जो लॉ डिफाइन है उसके अंतर्गत इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है थ्रू आर्टिकल 368, तो इसको लॉ की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा एज पर आर्टिकल 13। या फिर हम लोग कर सकते हैं कि इसको कोर्ट में ऐसे चैलेंज नहीं किया जाएगा कि आर्टिकल 13 का ये को वायलेट करता है। तो ये है, मैं फिर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 स्टेट्स दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। और तो अब हम लोग देख लिया आर्टिकल 13 और उसके चारों क्लॉज। हमने दो डॉक्ट्राइन देख लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे रिलेटेड केसेज जो हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस हुए हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वही बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ में कंसिडर नहीं किया जाएगा।
संकरी प्रसाद केस में क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो लॉ को है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ के अंडर कंसीडर नहीं किया जाए। दिस रूलिंग इम्प्लाइज दैट पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू पावर द फंडामेंटल राइट एज पर इट्स। मतलब इसके तरह क्या होगा, पार्लियामेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और फंडामेंटल राइट को कुछ फंडामेंटल सब्ट्रैक्ट ऐड करती है तो पार्लियामेंट की पावर है, ये कर सकती है ऐसा। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले केस पे। अगला केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये 1967 का केस है। इसमें जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया था 1951 संकरी प्रसाद केस में, उसका जस्ट उसको ओवर रूल्ड कर दिया, उसका जस्ट अपोजिट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द संकरी प्रसाद वर्डिक्ट। इट स्टेटेड दैट व्हाट लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट बताया कि हाँ, लॉ जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी एक लॉ माना जाएगा और उसको आर्टिकल 13 के तहत चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में कि आर्टिकल 13 का ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत कोर्ट में उसको चैलेंज करके इसको वाइड घोषित किया जा सकता है। तो ही राइट स्टेट दैट द वर्ड लॉ इन द आर्टिकल 13 clause 2 includes a constitutional amendment. Therefore, if any constitutional amendment infringe upon fundamental, that amendment will void. इसी के रिस्पॉन्ड में आपको 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया। तो पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया। इसी के रिस्पॉन्ड में कौन से रिस्पॉन्ड में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के रिस्पॉन्ड में। तो इन रिस्पॉन्स टू गोलकनाथ डिसीजन पार्लियामेंट पास द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। थ्रू दिस अमेंडमेंट क्लॉज 4 वाज एडेड टू आर्टिकल 3। इससे पहले 1971 से पहले आर्टिकल 13 में कितने क्लॉज थे, तो 3 क्लॉज थे। 1971 जजमेंट के बाद आर्टिकल 13 में कितने क्लॉज हो गए, तो 4 क्लॉज हो गए। कौन कौन से, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 बोलता है दैट नथिंग इन आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 360। वही मैं बात है कि लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 368 के तहत किया गया है उसको लॉ की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के थ्रू किया गया है और उसमें अगर कुछ ऐसा प्रावधान है, ऐसा कुछ पॉइंट है जो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट से, तो उसको लॉ के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को अल्टर कर सकती है, तो आगे पीछे ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकती है। तो अगला जजमेंट है केशवानंदा भारती जजमेंट 1973। आप लोग जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इसके बारे में देखते हैं। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट जो है उसको अपहेल्ड, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसको इसमें चैलेंज किया गया था। 24th अमेंडमेंट के 24th अमेंडमेंट दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को चैलेंज किया गया था। तो उसमें वो उसको सुप्रीम कोर्ट बताया कि ये संवैधानिक रूप से वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इन्फ्रिंज नहीं करता, वायलेट नहीं करता। तो यही बोल रहा है एज पर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द 24th अमेंडमेंट एज द रिजल्ट व्हाट लॉ इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फाइनल क्या हुआ कि जो अभी जो आर्टिकल 13 में जो है वो लॉ के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। तो अभी हम लोग करंट पोजीशन क्या है लॉ का वो भी जानना है कि इतना सारे जजमेंट के बाद अभी क्या है नॉर्मल, अभी हम लोग 2024 में इसका क्या सिचुएशन है। तो करंट सिचुएशन ये है लॉ का कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट फॉल अंडर द डिफिनीशन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 13। और लॉ का जो डिफिनीशन है जैसे ऑर्डिनेंस, बाईपास, ऑर्डर, ये सब है, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। और ये पार्लियामेंट को पावर करता है कि वह फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, किसके थ्रू, तो आर्टिकल 368 के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन हाँ, इसमें शर्त क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।